फ़लस्तीन में 10 मई से जारी इसराइली बमबारी का अपने 11वें रोज़ इख्तिताम हुआ एक इजिप्ट के ज़रिए होने वाले सीज़फायर मुआहदे के तहत। इसमें 250 के करीब फ़लस्तीनी अमवात हुई, जिनमें 66 बच्चे और 38 ख़वातीन शामिल हैं। कोई 80,000 के लगभग फ़लस्तीनी अफराद अपने घरों से बेघर हुए, क्योंकि शदीद और मुसलसल बमबारी से 13,000 के करीब घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। 80 के करीब हेल्थ फैसिलिटीज़ या हॉस्पिटल्स तबाह हुए, और वो बिल्डिंग्स जिनमें मीडिया हाउसेस मौजूद थे उनको भी बमबारी से तबाह कर दिया गया। इन तमाम वाक़यात पर पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरबिया और दूसरे मुसलमान ममालिक क्या कहते हैं, इससे क़तई नज़र हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर होने वाली रिपोर्टिंग की भी, और साथ में इन वाक़यात को समझने के लिए 3 पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। एक ये कि मौजूदा वाक़यात का आगाज़ किस तरह से हुआ, दूसरा ये कि दहाइयों पर मुश्तमिल इस तनाज़े की क्या मुख्तसर तारीख़ है, तीसरा ये कि वर्ल्ड पावर्स यानी ब्रिटेन और अमेरिका का इसमें शुरू से क्या किरदार रहा है। हेलो गाइस, ARY स्टोरी की जानिब से मैं मोहम्मद हुनैन अमीन। फ़लस्तीन में होने वाले इसराइली मज़ालिम की तारीख़ वैसे तो बहुत पुरानी है और ख़ुद इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स भी इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 10 मई की बात की जाए तो हालिया होने वाले वाक़यात का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि शेख जरा में इसराइली ऑक्यूपायर्स या इसराइली सेटलर्स ने फ़लस्तीनी आबादियों को बेदखल करने की कोशिश की, जिसके बायस एक एहतजाज हुआ जिसमें फ़लस्तीनी आबादियों ने पथराव किया, जो मुसलमानों के लिए 27 रमज़ान की मुनासबत से बहुत अहम दिन था। इस दिन फ़लस्तीनी मुसलमान मस्जिद अल-अक़सा में अपनी इबादतों में मशगूल थे कि इसराइली पुलिस फोर्स ने उनके ऊपर हल्ला बोल दिया। इसके नतीजे में उन्होंने फायर किए, शेलिंग की और रबर बुलेट से बहुत सारे फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी किया, जिसका जवाब देने के चक्कर में हमास, जो कि एक फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्स है, उसने इसराइली हुदूद में कुछ रॉकेट्स दागे, और इसके फौरी और शदीद इंतकामी कार्रवाई में इसराइल ने फ़लस्तीन पर बमबारी और मिज़ाइल अटैक किया, जिसमें पहले ही दिन 26 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए, उनमें 9 बच्चे शामिल थे। लेकिन क्या फ़लस्तीनी ज़मीनों पर इसराइल का कब्ज़ा और ये मज़ालिम नई बात है या इसके पीछे कोई पुरानी तारीख़ है? इसको समझने के लिए हमें लेट 1800 या 19वीं सदी के आखिरी हिस्से पर नज़र दौड़ानी पड़ेगी। इस दौर में जब रशिया में मौजूद यहूदी आबादियों पर मज़ालिम ढाए गए तो उन्होंने हिजरत करके इस जगह का रुख किया, मतलब फ़लस्तीन का, जो कि सल्तनत उस्मानिया के हुदूद में आती थी। वहाँ पर मौजूद अरब आबादियों ने इनको पनाह दी, ये समझते हुए कि ये हिजरत कर आएँ और मामलात तय पाए उनके दरमियान। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी हिजरत का तनासुब बढ़ता रहा और यहाँ तक कि 1914 आ गया और वर्ल्ड वॉर 1 का ज़माना भी। यहाँ पर शरारत शुरू होती है बरतानिया की, जिसने फ्रांसीसी और रशियन हुकूमत के साथ मिलकर एक ऐसा मुआहदा किया कि वर्ल्ड वॉर 1 की कामयाबी के बाद यहाँ पर मौजूद जितना भी मिडल ईस्टर्न खित्ता है उनको ये अपनी कॉलोनीज़ बनाएंगे, जिसमें फ़लस्तीन ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। इसी मुआहदे के दौरान, जो कि बहुत ही खुफिया रखा गया और इसका नाम एशिया माइनर एग्रीमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और मुआहदा किया मक्का के अमीर के साथ, जिनका नाम था हुसैन इब्न अली। हुसैन इब्न अली के साथ सर हेनरी मैकमोहन ने एक मुआहदा किया जिसका नाम है हुसैन मैकमोहन कॉरस्पॉन्डेंस। इस मुआहदे के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मक्का के अमीर को ये यकीन दहानी करवाई कि चूँकि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में इनकी मदद की थी तो फ़लस्तीन का लैंड इनकी हुकूमत में दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा वाक़या भी है जिसको कहते हैं बाल्फोर एग्रीमेंट, जिसमें यहूदियों से या ज़ायनिस्ट से एक एग्रीमेंट किया गया और उनको बताया गया कि हम आपको फ़लस्तीन में बसने की और सेटलिंग की इजाज़त देंगे। इसके पीछे एक और साजिश कार फरमा थी, वो ये थी कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अगर उनके प्रो ज़ायनिस्ट्स फ़लस्तीन में आबाद हो जाएंगे तो सुइस कनाल के थ्रू जो रास्ता इंडिया को जा रहा है वो हमेशा सेफ़ रहेगा, क्योंकि उनको लगता था कि वो अरब्स पर भरोसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने बाल्फोर एग्रीमेंट, एशिया माइनर एग्रीमेंट और हुसैन मैकमोहन कॉरस्पॉन्डेंस एक ही वक्त में करके इस फितने को जन्म दिया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 अपने अख्ताम पर पहुंची, आबादियां बढ़ती गईं, लीग ऑफ नेशंस अमल में आई, आबादियां ऑफिशियली बढ़ती गईं। इसके बाद होलोकास्ट हुआ, आबादियां मज़ीद बढ़ती गईं और यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ़लस्तीन में मौजूद यहूदियों ने अपनी एक अनऑफिशियल स्टेट को डिक्लेयर कर दिया, जिसको दूसरे ही दिन ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। मई 1948 में जब यहूदियों ने अपने खुद साख्ता तौर पर मुल्क बनाने का ऐलान किया, उसी दिन
7 लाख के करीब फ़लस्तीनियों को बेदखल कर दिया गया उनके लैंड से। इस वाक़े को समझने के लिए हमें मज़ीद 3 कानून समझने पड़ेंगे जो कि इसराइल में बाद में वजूद में आए। एक एब्सेंटीज प्रॉपर्टी लॉ, दूसरा नेशन स्टेट लॉ और तीसरा लॉ ऑफ रिटर्न। एब्सेंटीज प्रॉपर्टी लॉ का मतलब ये है कि जो फ़लस्तीनी अपनी जगहें, अपने गांव, अपने घर बार छोड़कर चले गए, हिजरत कर गए, किसी भी बुनियादों पर अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू और ईमान बचाने की गर्ज से भी उनको वापस नहीं आने दिया गया और उनकी जगहों पर यहूदी आबादियों का कब्ज़ा करवा दिया गया। दूसरा नेशन स्टेट लॉ जो कि रिलेटिवली न्यू है क्योंकि 2018 में ये कानून पास हुआ है इसराइल में, जिसके मुताबिक यहूदी आबादियाँ जो हक़ रखती हैं वो किसी और को नहीं दिया जाएगा। और तीसरा लॉ मतलब लॉ ऑफ रिटर्न, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके मुताबिक तो यूँ होना चाहिए कि जो भी शख्स या घर बार अपना घर छोड़कर जब चले गए थे तो वो वापस अगर इसराइल आएँ तो उनको वेलकम किया जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जितने भी फ़लस्तीनी अरब्स अपने घर का रुख करके दोबारा इसराइल की जानिब आए, जो लैंड कब्ज़ा हो चुका था, उनको आने की कोई इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि अगर कोई शख्स या कोई घराना जिसने ज़िंदगी भर इसराइल का मुँह तक ना देखा हो और वो यहूदी हो, वो अगर आज इसराइल जाता है तो वो कल नेशनैलिटी क्लेम कर सकता है। इन 3 लॉज़ को एक तरफ रखकर सोचें कि क्या ये एपार्थाइड नहीं है। एपार्थाइड कहते हैं नस्ली, रंगी या मजहबी इम्तियाज़ बरतने को। ये टर्म मुसलमानों ने नहीं बल्कि अफ्रीकियों ने कॉइन की थी उस ज़माने में जब साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड हुआ था। और फ़लस्तीनियों के साथ जो अभी सलूक किया जा रहा है, इसको मुसलमानों ने नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स वॉच जो कि एक आलमी ह्यूमन राइट्स का इदारा है, उसी ने अपार्थाइड क्लेम किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक अपार्थाइड तब अमल में आता है कि जब 3 शराइत पूरी हो रही हों। अपार्थाइड की पहली शर्त यह है कि किसी रंग या नस्ल या मज़हब का किसी दूसरे रंग, नस्ल या मज़हब पर इम्तियाज़ हासिल करने की नीयत होना। तो हाँ, इन 3 क़वानीन को मद्देनज़र रखा जाए तो पहली शर्त तो मुकम्मल हो गई। दूसरा, सिस्टमैटिक ऑपरेशन मतलब मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेहसाल या जुल्म या बर्बरियत करना। ये बात याद रहे कि गज़ा जो कि एक फ़लस्तीनी आबादी है, उसको यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इनहेबिटेबल एरिया करार दिया है क्योंकि यहाँ पर ना पीने का साफ़ पानी है, ना बिजली है, ना बॉर्डर्स हैं, ना ह्यूमन रजिस्ट्री है, ना एयरपोर्ट्स हैं और बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी मुअत्तल है काफ़ी अरसे से, जिसको ओपन जेल भी करार दिया जाता है। तो हाँ, सिस्टमैटिक ऑपरेशन की शर्त भी पूरी हो जाती है। तीसरी शर्त ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक है 1 और मोर इनह्यूमन एक्ट्स मतलब एक या एक से ज़ायद गैर इंसानी हरकत। इसमें ये बात याद रखें कि इजरायली आर्मी दुनिया की टॉप 4 आर्मीज़ में शुमार होती है, जबकि फ़लस्तीन के पास कोई आर्मी ही नहीं है। तो जब भी कोई जवाबी बयानिया फ़लस्तीन की तरफ से आता है, उसमें नुकसान भी फ़लस्तीन को ही उठाना पड़ता है। आपने इंटरनेट पे एक मशहूर तस्वीर ज़रूर देखी होगी कि जिसको हालिया दिनों में तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने भी शो किया था, जिसमें 1948 की बॉर्डर्स दिखाई गई फ़लस्तीन और इसराइल की, 1972 की बॉर्डर्स दिखाई गई और आज की बॉर्डर्स दिखाई गई, कि जिसमें बताया गया कि एग्रीमेंट के मुताबिक भी जो बॉर्डर्स दोनों ममालिक को या दोनों स्टेट्स को मुहैया की गई थी, उनकी किस तरह से इसराइल ने खिलाफ वर्जी की है और फ़लस्तीन को टुकड़े कर करके आज तकरीबन ख़त्म कर दिया है। तो भाई, इन बुनियादों पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2020 में इसराइल को अपार्थाइड स्टेट करार दिया और फ़लस्तीन में होने वाले इसराइली मज़ालिम को एक नस्ली, मजहबी और रंगी इम्तियाज़ करार दे दिया। एक और बात जिससे बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हैं कि फ़लस्तीन एक मुत्तहिद आबादी नहीं बल्कि 3 हिस्सों में मुनक़सिम अरब आबादी है। इसमें एक है गज़ा स्ट्रिप जो कि एक छोटा सा हिस्सा है पूरे मैप पर और इसी वजह से इसको एक स्ट्रिप मतलब छोटी सी पट्टी कहा जाता है। उसमें तकरीबन 2 मिलियन से ऊपर फ़लस्तीनी अरब्स आबाद हैं और इसको ओपन जेल करार दिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई इंसानी वसाइल, इंसानी बुनियादी वसाइल मौजूद नहीं है। दूसरी जगह है वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डेनियन मतलब उर्दन के दरिया का एक मगरबी साहिल, मगरबी किनारा है और यहाँ पर एक वेस्ट बैंक आबाद है जिसमें तकरीबन 27 लाख के करीब फ़लस्तीनी आबादी है, लेकिन इस आबादी में भी फ़लस्तीनी मुत्तहिद नहीं है क्योंकि इसको 126 कैंटन्स में यहूदियों ने मतलब ज़ायनिस्ट ने मुनक़सिम किया हुआ है और उनको टुकड़े टुकड़े किया हुआ है ताकि कभी मुत्तहिद नहीं हो सके। और हर कैंटन के बाद एक मिलिट्री मतलब
ज़ायनिस्ट मिलिट्री चेक पोस्ट है जिसमें चेकिंग की जाती है आने जाने वाली चीज़ों की, आने जाने वाले लोगों की और आने ले जाने वाले अशिया की। एक और आबादी है ईस्ट यरूशलेम जिसमें तकरीबन 7 लाख के करीब फ़लस्तीनी आबाद हैं और हालिया होने वाले वाक़यात यहाँ से शुरू हुए। ये बात याद रहे कि पहला इंतिफ़ादा भी मस्जिद अल-अक़सा में मतलब ईस्ट यरूशलेम में ही पेश आया था कि जब यहूदियों ने पहली मरतबा मस्जिद अल-अक़सा पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। ये 1980s की बात है और ये कोई 5 साल के करीब चला था जिसमें बेशुमार फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। पहले इंतिफ़ादा के बाद ओस्लो एग्रीमेंट हुआ जिसमें अमेरिका ने एक इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन पीस डील ब्रोकर करने की कोशिश की। उसके बाद दूसरा इंतिफ़ादा हुआ, वो भी कई साल पर मुहित रहा, लेकिन जुल्म का ये सिलसिला अभी तक नहीं रुका। लेकिन हालिया होने वाली इस बर्बरियत का इख्तिताम 21 मई को एक पीस डील जो कि इजिप्ट ने ब्रोकर की उसके तहत सीज़ फायर के थ्रू हो गया है। लेकिन ये बात याद रखें कि जिस दिन मुआहिदा तय पाया मतलब 21 मई जुमा के रोज़, उसी दिन फ़लस्तीन पर दोबारा हमला हुआ इसराइल की जानिब से और जश्न मनाने वालों का या कह लें कि इस बर्बरियत के इख्तिताम पर सुकून का सांस लेने वाले फ़लस्तीनियों पर एक और हमला किया गया। इस रीसेंट अटैक या फ्लेयर अप के बारे में तो यूनाइटेड नेशन और OIC भी मुतमईन है कि इसका इख्तिताम बहरहाल हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।